नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रामकृष्ण गवई साहब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक वकील ने जूता उछाल दिया। वजह वो गुस्सा और एक टिप्पणी जो गवई साहब ने भगवान विष्णु को लेकर की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या उस व्यक्ति ने गलत किया या सही किया। दो धड़ों में लोग बटे हुए हैं। वकील साहब के समर्थन में भी लोग आ रहे हैं और गवई साहब के भी समर्थन में लोग आ रहे हैं। वकील साहब के समर्थन में कल हमने आपको बताया कि जस्टिस काटजू ने बयान दिया कि इस घटना के लिए स्वयं बीआर गवई साहब जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने जो टिप्पणी की वह अनुचित थी, गैर जिम्मेदाराना थी और गैर जरूरी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं इस घटना को आमंत्रण दिया और यह नहीं होना चाहिए। जजों को सिर्फ फैसला सुनाना चाहिए, उपदेश, व्याख्यान या फिर प्रवचन नहीं देने चाहिए। बेंगलुरु के पूर्व आईपीएस और बेंगलुरु के जो पुलिस उपायुक्त कमिश्नर जो है, उनका भी बयान आया। उन्होंने भी कहा कि मैं हिम्मत की दाद देता हूं उस व्यक्ति ने अगर ऐसा किया है। अब इस मामले को दलित बनाम गैर दलित बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इस मामले में पेच तब आया और इसको नैरेटिव बनाने वाले और प्रोपेगेंडा बनाने वाले लोगों के हौसले तब और ढीले हो गए जब वकील जो है राकेश किशोर, उन्होंने कहा कि वह स्वयं दलित है और एक दलित के ऊपर इन्होंने अटैक किया है दूसरे दलित के ऊपर। तो जो दलित बनाम सवर्ण इसको मामला बनाने की कोशिश की थी, उस कोशिश को कामयाबी नहीं मिल पाई, क्योंकि जूता फेंकने वाला भी दलित ही निकला। अब इसके आगे की बात, इस पर बीआर गवई साहब का भी बयान आ गया है। पहली बार उन्होंने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है। क्या कहा उन्होंने, कब कहा, यह भी बताएंगे। दरअसल ये बात कोर्ट में ही उन्होंने कही। एक मामले पर सुनवाई चल रही थी 9 अक्टूबर यानी कि कल। सीनियर एडवोकेट जो है गोपाल शंकर नारायण ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कुछ साल पहले हुई एक घटना का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि तब बेंच में ने ऐसी हरकत करने वाले पर अवमानना की कार्रवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट के वन शक्ति फैसले पर पुनर्विचार के लिए दाखिल याचिकाओं पर यह सुनवाई चल रही थी और इसी दौरान गोपाल शंकर नारायण जो कि एडवोकेट है, उन्होंने कहा, कोट इन कोट हम आपको बताते हैं, मैंने इस बारे में एक लेख लिखा था। कुछ ऐसी घटनाएं 10 साल पहले अदालत में हुई थी। उस समय अवमानना की शक्तियों और उन पर कार्यान्वयन की प्रक्रिया को लेकर 2 जजों ने अपनी राय दी थी कि ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए। अब ये जैसे ही उन्होंने कहा तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई साहब ने कहा कि सोमवार को जो हुआ उससे मैं और मेरे साथ बैठे जज स्तब्ध थे, लेकिन अब हमारे लिए भूला हुआ अध्याय है। ये गवई साहब ने कहा कि अब मैं इसको भूल चुका हूं और ये भूला हुआ अध्याय है जो भी हुआ। अब आप कहेंगे कि गवई साहब का इतना बड़ा दिल, हालांकि इस पर लोगों की अलग राय है। उन्होंने कहा कि गवई साहब ने ही इस घटना को आमंत्रण दिया था, उन्होंने उकसाया और उसके एक्शन के बदले में रिएक्शन हुआ, इसलिए गवई साहब जो इस मामले को भूल जाना चाहते हैं, क्योंकि गलती उनकी है और ये लोग कह रहे हैं। काटजू साहब ने भी यही कहा। अब इस पर हालांकि जब ये बातचीत चल रही थी तो उनके जो साथी जज है, दूसरे बेंच के जज जो थे उज्जवल भुइया, उन्होंने इसको कहा कि नहीं, ये घटना जो है सुप्रीम कोर्ट का अपमान है और मेरे इस पर अलग विचार है। इस घटना को भूलना नहीं चाहिए। वो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। मैं किसी को भी किसी भी तरह का माफीनामा नहीं दे रहा हूं। ये पूरे संस्थान पर आघात है, क्योंकि जजों के रूप में सालों से हम कई ऐसे काम करते हैं जिन्हें दूसरे लोग उचित न समझते हो, लेकिन इससे हमारे अपने निर्णयों पर विश्वास कम नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। आप जज, न्यायपालिका और उस जज की कुर्सी का पूरे देश में सम्मान है। आंख मूंद कर लोग आप पर भरोसा करते हैं और अपनी सारी समस्याएं जो कहीं से उन्हें निजात नहीं मिलती है, तो आपको न्यायमूर्ति मानकर आपके समक्ष वो आते हैं कि आप उनको इंसाफ देंगे, आप उनके साथ न्याय करेंगे और उस न्याय की आस में वो आपके पास पहुंचता है और उस न्याय की आस में जो विश्वास उसका है वो विश्वास बरकरार रहना चाहिए। और ये विश्वास तब बरकरार रहेगा जब आपके फैसले सटीक होंगे, जब आपके फैसले बिना किसी पूर्वाग्रह के और बिना किसी अपनी आस्था के, अपने विचारों से परे होंगे, सबूतों के आधार पर होंगे। और इन फैसलों के दौरान जो आप प्रवचन, उपदेश या व्याख्यान करते हैं, इसका उल्टा असर हो सकता है। ये काटजू साहब ने बताया कि इससे जजों को बचना चाहिए।
तो ये जब आप करते हैं तब आपके ऊपर से लोगों का विश्वास जो है वो डिगमगाने लगता है। तो इससे बचना चाहिए जजों को। तो ये जो एक पवित्रता है उस संस्थान की वो बरकरार रहेगी। अब आते हैं हम इस मामले पर जिसने इस मामले को बहस को हवा दी कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसा कानून अब भी इस देश में होना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि पिछले दिनों जो प्रशांत भूषण साहब हैं वकील और एक्टिविस्ट, माफ करिएगा, एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण, वकील भी उनका कह सकते हैं लेकिन एक्टिविस्ट ज़्यादा है वो, और पूर्व मंत्री जो है अरुण शौरी, उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, एक याचिका दायर की थी लेकिन उनको राहत नहीं मिली। आपको एक याद होगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया था प्रशांत भूषण के ऊपर और उन्होंने किस तरह से मॉक किया था अदालत का। उसके बाद फिर उनकी मानहानि नहीं की, वो अवमानना नहीं हुई कोर्ट की और उन पे ऊपर कोई कार्य नहीं हुई कि मैं 1 रुपया देता हूँ। वो सबको पता है कि कैसे मॉक किया गया था, मजाक बनाया गया था। तो ये मामला है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट वाली जो स्थिति है, क्या ये होनी चाहिए, बरकरार रहना चाहिए कानून, और ये आया कहाँ से सबसे पहले, और इसमें क्या अवमानना है। अगर अवमानना होती क्या है, क्या कोर्ट के फैसलों पर टिप्पणी करना, कोर्ट अगर कुछ गलत करता है, कोर्ट के जज अगर कुछ गलत टिप्पणी करते हैं, उनकी आलोचना करना भी कोर्ट की अवमानना हो सकती है। ये इसलिए भी चर्चा में चल रहा है कि एक वकील है ग्वालियर के और एक पत्रकार है अजीत भारती, उन दोनों के ऊपर जो है कोर्ट के अवमानना की केस चलाने की मांग उठ रही है। तो इसी पर अब एक बहस चल पड़ी है कि क्या ये सही है और क्या ये अंग्रेज़ों के ज़माने का जो कानून है ये रहना चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, थोड़ा सा ये मैं आपको समझा दूँ। ये सदियों पुराना कॉन्सेप्ट है और इंग्लैंड में जब राजशाही हुआ करती थी तो राजा की जो न्यायिक शक्ति है उसको ये कानून जो है बचाने के लिए बनाया गया था। और बाद में जब राजा के नाम पर जो न्याय करने वाले वकील होते थे या उनके पैनल होते थे, उनके फैसलों की सुरक्षा करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया गया। जजों के आदेशों का पालन न करना सीधे तौर पर राजा का अपमान समझा जाता था और जजों के आदेश उस समय न मानना, अदालत के दिए गए फैसलों में बाधा पैदा करना और किसी भी ढंग से उसके खिलाफ निरादर व्यक्त करना एक दंडनीय अपराध बनाया गया था। और एक कॉन्सेप्ट वहीं से आया। उसके बाद भारत में जब अंग्रेज आए तो अपने साथ उन्होंने इसी मंशा के साथ एक कानून लाया और आज़ादी के पहले से ये सिस्टम चला आ रहा था। शुरुआती दौर में हाई कोर्ट के अलावा कुछ राजतंत्र वाली जो व्यवस्था वाले जो राज्य थे वहाँ पर ये कानून आया। जब भारत का संविधान बना तब इस तरह के कायदे का उसमें बाकायदा जिक्र किया गया और आर्टिकल 129, 215 उसमें ये जिक्र है कि कोर्ट और हाई कोर्ट को मतलब इस कानून के तहत शक्तियाँ दी गई है। उसके बाद फिर 1971 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट एक बना और उसको एक कानूनी रूप दिया गया 1971 में। अब अदालत की अवमानना किस तरह से हो सकती है आप ये देख लीजिए। कानून ये कहता है कि अवहेलना 2 भागों में होती है, एक तो सिविल और एक क्रिमिनल। सिविल मामलों में सीधी बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो संस्था है या कोर्ट के जो आदेश है उसका पालन नहीं करता है या फिर कोर्ट के किसी निर्देश को जानबूझकर उल्लंघन करता है तो उसको सिविल मामला माना जाता है। जैसे कि कोई आदेश दिया कोर्ट ने कि भैया आपको 5 लाख रुपए का आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है किसी आदेश में, आपको उसको चुकाना है और आपने वो नहीं चुकाई तो ये अवमानना हो गई, कोर्ट के आदेश की अवमानना हो गई। या फिर आपको कहा कि कोई आदेश दिया गया, सरकार को आदेश दिया गया कि भैया अतिक्रमण यहाँ पर है, इसको आपको हटाना नहीं है और सरकार ने उसको फिर भी हटा दिया, तो ये सिविल अवमानना है। अब क्रिमिनल जो है उसको थोड़ा सा पेचीदा मामला है वो समझना, लेकिन जैसे 3 तरह की तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे किसी भी कोर्ट या अथॉरिटी को नीचा दिखाने की अगर आपकी मंशा है तो उसके अपमान करना या अपमान करने के जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, संकेत इस तरह से में स्पष्ट होना, तो ये अवमानना मानी जाएगी क्रिमिनल। किसी की न्यायिक कार्यवाही में पूर्वाग्रह पैदा करना या हस्तक्षेप करना, जैसे कोई न्यायिक कार्रवाई चल रही है और उसकी रिपोर्टिंग करते हुए आप उसके जैसे एक फिल्म भी आपने देखी होगी, उसमें जो है कि इस तरह से एक रिपोर्ट्स आप मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट्स छपती है कि वो एक पूर्वाग्रह उस केस को लेकर बनता है,
तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है, और हस्तक्षेप अगर आप उसमें कर रहे हैं। उसके अलावा न्यायिक क्षेत्र में दखलंदाजी करना या रुकावट पैदा करना, ये 3 मामले हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में सज़ा भी आपको बता दें कि 6 महीने तक की कैद और 2000 रुपये तक का जुर्माना जो है इसमें लगाया जा सकता है। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या नहीं हो सकता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। अगर आप किसी अदालती फैसले की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं, वो इस कानून के दायरे में नहीं आता है। इसलिए किसी को इस कानून के तहत सज़ा नहीं दी जा सकती। किसी को भी किसी केस की सुनवाई हो जाने या उसे खारिज किए जाने के बाद किसी न्यायिक आदेश की उसकी समीक्षा करना, उसके आधार पर विश्लेषण करना उसका, ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में नहीं आता है। तो अगर आपकी आलोचना हो रही है, मतलब सिर्फ समीक्षा नहीं, समीक्षा के साथ साथ अगर उस फैसले के लिए आपकी आलोचना हो रही है, तो इसे अदालत को नीचा दिखाना नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप ये कहेंगे कि भैया लड़की के कपड़े के ऊपर से टच किया गया है, तो वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इस पर तो आपकी आलोचना होगी कि जब तक मतलब आप उसके कपड़े उतार कर उसके साथ अश्लीलता नहीं करेंगे, तब तक वो रेप नहीं माना जाएगा। बाकी आप कपड़े अगर पहनी हुई है लड़की, बाकी कुछ भी कर लीजिए, तो वो मतलब जायज़ है कानून के मुताबिक। ऐसे फैसले अगर आप देंगे तो आपकी आलोचना होगी और इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। तो एक तो ये बात होगी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो इसीलिए अब ये बहस चल पड़ी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया, जिन्होंने जूता चलाया है उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत केस चलना चाहिए, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं, उनको माफ़ कर देना चाहिए। जस्टिस BR गवई साहब भी इसी पक्ष में, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो भूल चुका हूँ, ये मेरे लिए भूला हुआ अध्याय हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि गवई साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गवई साहब ये जान चुके हैं और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि ये जो घटना हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर वो जिम्मेदार हैं। उनकी जो टिप्पणी थी वो गैर ज़रूरी थी और उन्होंने उस टिप्पणी की वजह से लोगों की भावनाएं आहत हुई है। बाकी लोग जैसे भास्कर राव साहब जो है बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर, उन्होंने माफ़ी मांग ली। उन्होंने कुछ टिप्पणी की और उनको लोगों का विरोध हुआ तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। लेकिन जस्टिस BR गवई साहब ने माफ़ी नहीं मांगी और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा मंशा नहीं थी किसी धर्म को करने की। दूसरी बात ये, जब राकेश कुमार से भी पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, तो वकील साहब ने तो नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, जानबूझकर ही उन्होंने टिप्पणी नहीं की है। उनके अंदर जो हिंदू धर्म को लेकर जो विचार थे उनके, जो एक भरे पड़े हुए थे, उनका उद्गार उन्होंने किया है। ये राकेश किशोर के उसके बाद जो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं उसमें तमाम तरह की वीडियो, उसमें उन्होंने एक वीडियो में ये बात कही है। तो ये कुल मिलाकर नई अपडेट है। इस पर CJ साहब जो है कह रहे कि नहीं भैया, मेरे हुआ अध्याय हो गया और मैं इस पर अब बात नहीं करना चाहता हूँ। ये उनकी पहली प्रतिक्रिया आई है। अब दूसरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात बाकी जो कई लोग कर रहे हैं, जो इस चर्चा के दौरान बात उठी, तो आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है वो कानून अभी इस युग में इसको जारी रखा जाना चाहिए? और क्या न्यायिक फैसलों की आलोचना करना, इस देश में अगर प्रधानमंत्री की आलोचना की जा सकती, इस देश में अगर बड़े से बड़े पद पर, राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए लोगों की भी आलोचना होती है और क्या क्या शब्द राष्ट्रपति के लिए इस देश में कहे गए, ये किसी से छिपा नहीं है। तो उनके लिए अगर कोई ऐसी कंटेम्प्ट ऑफ मतलब उनकी अवमानना का कोई प्रावधान नहीं है, तो एक जुडिशियरी के लिए और वहाँ बैठे हुए लोगों के लिए इस तरह का प्रावधान क्यों होना चाहिए? ये बहस का मुद्दा है और इस पर बहस चल रही है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए VK न्यूज़। नमस्कार। VK न्यूज़, राष्ट्र के नाम।